सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षावाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड देन न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे क्या होता है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, एरोबिक, एनारोबिक। तो हमारे दो टाइप हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एरोबिक एंड एनारोबिक। जैसे मैंने बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर लेना, फूड का टूटना। जैसे हमने पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन का पढ़ लिया था, जैसे न्यूट्रिशन हमने ले लिया, क्या हमें एनर्जी आ गई? ऐसे एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी कैसे आएगी? जब हमें एनर्जी बनानी पड़ेगी, हमारी सेल्स एनर्जी बनाती है। फूड है, फूड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, हमारे पास एनर्जी मिलेगी, तो वो होती है हमारी रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर लेना, फूड का टूटना और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का रेस्पिरेशन। टाइप है इसके एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब हम समझ सकते हैं जो एयर में हो, एरो से ही हम समझ सकते हैं जो एयर में है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में हो, आई मीन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, वो होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एयर के प्रेजेंस में ना हो, विदाउट ऑक्सीजन, वो हमारे होते हैं एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो हमारा हो गया रेस्पिरेशन का। हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ब्रीदिंग भी तो हो गया। और फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, तो हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफ्स में। उसमें ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, जो है हमारे CO2, H2O प्लस एनर्जी। किसकी एनर्जी? सनलाइट की एनर्जी। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उससे हमारे पास क्या मिला? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन बस मैंने लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी हमें देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। लेकिन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा होता है। इसमें तो हमारा प्रोडक्ट तो ये निकला ना, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है और ये हमारा इन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। और रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा। ये ग्लूकोज है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फूड होता है हमारे पास ग्लूकोज। तो मैं फूड बोलूँ या ग्लूकोज बोलूँ, बात अलग, एक ही है, बात सेम है। ठीक है, रेस्पिरेशन में होता है कि ये हमारा फूड है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, हमको ये सारे प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं, एनर्जी। और फिर मैं बताऊंगी एरोबिक एनारोबिक में, ये सब पूरा मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। और ब्रीदिंग क्या होता है? हमारा सांस लेना, सांस छोड़ना, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, वो हमारा हो जाएगा ब्रीदिंग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये हुआ और रेस्पिरेशन जस्ट इसका उल्टा हुआ। ब्रीदिंग हुआ, सांस लेना, सांस छोड़ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस होते हैं ओनली ग्रीन प्लांट्स में, रेस्पिरेशन हमारा होता है प्लांट्स, एनिमल्स दोनों में, ब्रीदिंग दोनों करते हैं। ठीक है, फिर हमारे ब्रीदिंग किस में होती है? ह्यूमन में, एनिमल्स में, ये हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में किस में होती है? रेस्पिरेशन में हमारी होती है सेल्स में। ऐसे रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में हो, वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। इसको हम कहते हैं, जो रेस्पिरेशन सेल्स में हो वो हमारा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो हमने देख लिया, ग्रीन प्लांट्स में हमारे होते हैं।
रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बताया टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। मैंने बोला टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, और ब्रीदिंग में क्या था, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही इसमें रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, ये हमारे लंग्स में होती है, ये हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर वो एरोबिक हो रहा है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वो अगर हमारा एनारोबिक हो रहा है तो हमारे साइटोप्लाज्म में होगा। एनारोबिक होगा तो साइटोप्लाज्म में होगा, एरोबिक होगा तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन सेल्स में होगा। जो सेल्स में वो कहे उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे हमारा सांस लेना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में एक और चीज़ है कि ये एक नॉर्मल तरीका नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया, वो हमारे लंग्स में गया, लाई तक गया, मतलब पूरी प्रोसेस हुई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेशन में होता है कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, वो हमारे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हमने जान लिया फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर। अब हम इस रेस्पिरेशन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने बताया था एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होगा, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में जो हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कभी कभार ह्यूमन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या फिर कोई बहुत हार्ड डिफ़िकल्टी नहीं कहेंगे, बहुत हार्ड तरीके से, विगरसली तरीके से हम कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ कुछ पार्ट्स में दर्द लग जाते हैं। कभी कभी हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या फिर लगातार दौड़ते तो हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है। वो कारण होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कभी वैसे हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स लाइक यीस्ट में होता है। अब हम फिर आगे इसका वो फॉर्मूलाज देख लें, मतलब पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। फूड है, रेस्पिरेशन का ही बता दो, फूड है, ऑक्सीजन मिल रहा है इसे, किस में टूटेगा, CO2 H2O प्लस एनर्जी। हमारे रेस्पिरेशन में ये होता है फूड मीन ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और फिर हमारे पास ये सब हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ग्लाइकोसिस क्या होता है। ग्लाइकोसिस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट कॉल्ड ग्लाइकोसिस। सिंपल है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to form pyruvate called glycosis, ठीक है। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, लेकिन पायरुवेट हमारा होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट कॉल्ड ग्लाइकोसिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एरोबिक रेस्पिरेशन से।
ये हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें फूड, ऑक्सीजन एक साथ आएंगे, फिर हमें मिलेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O, जो हमें देगा 38 ATP। ठीक है, ATP मैं अभी बताती हूँ क्या है। तो इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज gives 38 ATP। ATP समझते हैं क्या है? ATP हमारी होती है एनर्जी करेंसी। पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी एक और है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर हमारी आती है इनऑर्गेनिक, जिसमें हमारे आते हैं सिर्फ एक और, अगर हम लिख रहे थे फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, अगर हम इसको और कुछ कहना चाहें तो ये हमारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ATP हमारी होती है एनर्जी करेंसी। मतलब जो हमें खा के जब उसका रेस्पिरेशन होता है, जो हमें एनर्जी मिलती है, वो ATP के फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर हो जाती है। ये भी हमारे सेल्स में होती है ADP, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स भी हमारे सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी एनर्जी करेंसी है। एनर्जी हमारी जब स्टोर होती है तो वो ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है, और वो ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी को मिला के हमारे पास ATP बनती है। जैसे मैंने बोला, ये तीनों चीज़ हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी हाई एनर्जी होती है, मतलब इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। और ये जो हमारा ADP है वो हमारे पास लो एनर्जी होती है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ADP, इन दोनों से ATP कैसे बनता है और इससे ये सब कैसे निकलते हैं। जैसे हमने लिया ADP प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैं लिख रही हूँ PI, फॉस्फेट आई से इनऑर्गेनिक, प्लस एनर्जी, तो हमें मिलता है ATP। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो हमें ये सब मिल जाएंगे, ATP ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी हमें ATP देता है, जो हमारे सेल्स में स्टोर होकर रह जाता है। एनर्जी होता है जो सेल्स में ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और वहीं हमारा आता है ATP, जब ये आगे ब्रेक डाउन होता है, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तब ये ब्रेक डाउन होता है, तो हमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फिर एनर्जी देता है। ठीक है, और ये एनर्जी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये, और ये हमें एनर्जी देते हैं। ये जो एनर्जी हमें है मिली है वो होती है 1 जूल पर मोल। ठीक है, ये जो एनर्जी हमारी होगी उसका ये होगा कि हमारे पास इतनी एनर्जी है जो है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये यही बात है जो मैं यहाँ ATP में बोल रही थी। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें देगा 38 ATP। ये किस में होते हैं?
ये हमारे होंगे प्लांट्स में, ये हमारे होंगे एनिमल्स में, एनिमल्स लाइक वी ह्यूमंस, इसमें हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। जो जैसे इसमें मैंने बताया ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ आएगा, हमें देगा CO2, वाटर और फिर एनर्जी हमारी होती है 38 ATP। ठीक है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आगे करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे यीस्ट में होता है, माइक्रोब्स लाइक यीस्ट, और फिर कभी कभी हमारे ह्यूमन बॉडी में, कभी कभी एनिमल्स में हो जाता है। कभी हमने जानवरों को देखा है कि वो दौड़ते हैं, जैसे डिस्कवरी में कभी देखा होगा कि वो जानवर है, शिकार के पीछे भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है, एक जगह अगर पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, वो टॉपिक नहीं है। एक जगह रुक के वो पहले बहुत देर तक लंबी लंबी सांसें लेता है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है एनिमल्स में, हम ह्यूमंस में तो वो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन के उसके कारण होती है। ठीक है, वो एनिमल्स में, ह्यूमंस में हो जाती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी होगी यीस्ट में। देख लेते हैं कैसे। ग्लूकोज है, मैंने बताया था ना क्या होगा, यहाँ पायरुवेट बनेगा। ग्लूकोज का पायरुवेट बनना क्या कहते हैं हम इसको, ग्लाइकोलिसिस। और ये किस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इतना हम जान गए। अब ये जो पायरुवेट है, अब हम यहाँ लिखेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 इथेनॉल। ठीक है, 2 CO2 प्लस 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था, ये मैंने इतना नहीं लिखा था, लेकिन सब में ये प्रोसेस सेम है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में था ग्लूकोज का पायरुवेट बनना, फिर उससे हमें क्या क्या मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर एनर्जी हमारी कितनी थी उसमें, 38 ATP। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP देता था उसमें, लेकिन इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ATP देता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। जब दोनों में डिफरेंस लिखने को आता है, जब उस डिफरेंस लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें हमें कम एनर्जी मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एक ग्लूकोज से। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया यीस्ट का, ये पूरा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना। पायरुवेट बनने के बाद ये हमको क्या क्या देता है, यहाँ हम लेंगे लैक, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं किस में हो जाएगा, समटाइम्स इन ह्यूमन। इसमें हमें क्या मिलता है, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्लस 2 ATP। अब हम इसको भी देखें, जैसे मैंने बताया था इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 ATP मिल रहा है, इसमें भी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 ATP मिल रहा है।
ये हमें एक मिनट, ये हमें एक्स्ट्रा, ये वाला जो है ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, ह्यूमन में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला मेन हमारा ये है, कर हम ये भी रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत तेज़ दौड़ रहे तो हमारे पैर में दर्द हो जाता है। क्यों दर्द होता है, लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा हो जाता है, उसके कारण हमारे पैर में, शरीर में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, वो हमें बस एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है। मेन हमारा रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे बॉडी में एनारोबिक होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। कितना देता है, 2 ATP देता है। ठीक है, इसके नीचे मैं वो भी लिख देती हूँ। ये था हमारा एनारोबिक का, यहाँ होगा हमारा एरोबिक का। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, जो हमें CO2 + H2O + एनर्जी देगा, जो है 38 ATP। ठीक है, ये हमारा हो गया एनारोबिक का और ये हमारा हो गया एरोबिक का। जैसे मैंने बताया एरोबिक में हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को और एनारोबिक में हम ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। ये होता है यीस्ट में एंड समटाइम्स ह्यूमन में, एनिमल्स में। इसमें हमारे पास 2 इथेनॉल और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 2 ATP, मतलब एक ग्लूकोज से हमें 2 ATP मिलेगा। ये हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए होता है। कभी कभी हम थक जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, शरीर में कहीं कहीं दर्द हो जाता है, तो ये हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये भी हमको 2 ATP ही देगा। और मेनली हमारे बॉडी में होता है कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये हमें 38 ATP देता है। हम कुछ काम करते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड तरीके से कोई काम करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड जल्दी सप्लाई कर देता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कभी कभी, तब हमारे पास ये आता है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हुआ रेस्पिरेशन ख़त्म। अभी हम प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, और एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। और इसमें हमारे पास आएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जैसे अभी हमारा रेस्पिरेशन ख़त्म हुआ, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन जो एनिमल्स में होते हैं और रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होते हैं, उसमें पहले डिफरेंस देख लें। जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है वो स्लो रेट में होता है, जो एनिमल्स में होता है उसकी रेट हाई होती है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, स्पेसिफिक रेस्पिरेशन, नॉट स्पेसिफिक, done by many parts of
अ प्लांट। समझाते हो भी। तीसरा है लेस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन हम इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं स्लो रेट हाई रेट, मतलब जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है वो स्लो रेट में होती है और जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है वो हाई रेट में होती है। एनिमल्स लाइक हम ह्यूमंस, या एनिमल्स बोलूँ तो एनिमल्स ह्यूमंस सब इन्वॉल्व है, प्लांट अलग है एनिमल अलग है, और एनिमल्स में एनिमल और हम इन्वॉल्व है। और दूसरा कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन एक कंफर्म है कि यही करेगा, लेकिन एक ही पार्ट करेगा, जैसे सेल्स में हमारे हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है वो हमारा लीव्स, हमारे रूट्स करते हैं, हमारी स्टेम्स करती हैं, हमारे लीव्स भी करते हैं। रेस्पिरेशन इन सब पार्ट से होता है और स्पेसिफिक रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में होते हैं। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनेगा, ग्लाइकोसिस होगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो हमारा हो जाएगा फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कम ज़रूरत होती है। रूट भी रेस्पिरेशन कर रहा है, स्टेम भी रेस्पिरेशन कर रहा है, लीव्स भी रेस्पिरेशन कर रहा है, नीचे के जो आसपास की चीज़ सेल्स है उन सबको ये प्रोवाइड करवा देगा, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। एक तो तना कर रहा है, जड़ कर रहा है, ऊपर की लीफ सब रेस्पिरेशन कर रही हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कम ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे ह्यूमन में। लंबी लंबी डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एरोबिक एनारोबिक दोनों इम्पॉर्टेंट है, उनका डिफ्रेंशिएशन वो याद कर लेना, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम पहले पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। ये हमारी होगी अर्थ की लेयर, इसके नीचे भी हमारा आएगा रूट्स। ये जो एपिडर्मिस है, ये जो आगे एक्सटेंड होता है उसको हम कहते हैं रूट हेयर। यहाँ जो हम देख लें वो हमारी आ गई रूट हेयर। ये सब हमारी हो गई रूट हेयर। ऑक्सीजन हमारे सॉइल में भी होता है, जो जानवर सॉइल के अंदर रहते हैं वो भी तो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन हमारे सॉइल में भी होता है। तो ये यहाँ हमारे सॉइल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल से ये ऑक्सीजन को लेता है और आसपास के जो भी सेल्स हैं उन सबको प्रोवाइड करवा देता है। तो ये तो हमारा हो गया रूट का। रूट में रेस्पिरेशन कैसे होगा, इसी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इसी से हमारा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या था, फोटोसिंथेसिस का उल्टा था। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है। ये आगे मैं पॉइंट बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से गया सॉइल के पार्टिकल्स में जो एयर था वो एयर इसने ले लिया, आई मीन ऑक्सीजन उसने ले लिया, और उसके बाद जो रेस्पिरेशन हुआ तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो इससे बाहर निकल गया। ये हमारी रेस्पिरेटरी गैस है, गैसेस जो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है। इससे वो ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा। तो ये हमारी हो गई रूट्स में रेस्पिरेशन। कौन कौन से पार्ट्स थे इसके, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। हमारा रूट हो गया। कभी कभी हमने सुना है कि प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, या फिर प्लांट्स के बीच ज़्यादा पानी देते हैं तो वाटर में लॉक्ड हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो इससे प्लांट मर जाता है। क्यों मरता है, पहले तो सॉइल में से वो एयर ले रहा है, जब उसमें पानी आ जाता है, पानी आने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल से एयर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हो जाते हैं, तो फिर वो रूट हेयर के ना पास नहीं आ पाते,
पानी है, जो हमारा ऑक्सीजन, जो एयर पार्टिकल्स है वो हमारे दूर चले जाएंगे उसके कारण, और रूट के पास वो नहीं आ पाते। जब रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, जब रेस्पायरेशन नहीं होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। जब इसके पास रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उसमें अल्कोहल बनाएगा, और जो अल्कोहल प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, फिर प्लांट्स वो मर जाएगा। ज़्यादा पानी डालने से या वाटर लॉगिंग होने के कारण एयर के जो पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर पार्टिकल्स है वो वाटर के कारण दूर दूर हो जाएंगे, रूट हेयर के नियर नहीं आ पाएंगे जिससे वो ले ले उसको। ये नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनारोबिक करेंगे जिससे वो अल्कोहल बनाएंगे, और अल्कोहल प्लांट्स को मार देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लांट्स के रूट का। अब हम पढ़ते हैं स्टेम्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आ गया स्टेम्स। हर्ब्स, I can say green stems। ऐसे मैंने अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी लाइफ प्रोसेसेस पे, उसमें मैंने बताया था कि ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं उनमें भी स्टोमेटा पाई जाती है, ठीक है। और हर्ब्स के स्टेम में भी स्टोमेटा होती है। तो स्टेम में स्टोमेटा के कारण हमारा रेस्पिरेशन होता है। रूट में हमारे रूट हेयर के कारण हुआ था, इसमें हमारे स्टोमेटा के कारण होगा। स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। स्टेम्स में फिर हमारा आ जाएगा वुडी स्टेम्स। हर्ब्स के स्टेम में स्टोमेटा है, ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा है, उसके कारण एक्सचेंज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगा, रेस्पिरेटरी गैसेज होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया स्टोमेटा का। वुडी आ जाएगा तो मतलब जिसका तना मोटा होता है, जो वुडी टाइप का होता है, वुडी स्टेम जो होता है उसमें ना लेंटिकल्स पाए जाते हैं। लेंटिकल्स के कारण एयर डिफ्यूज़न होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूज़न होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इनमें स्टोमेटा के कारण होगा रेस्पिरेशन, और इसमें हमारा होगा लेंटिकल्स के कारण। तो ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेम्स में रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स के बारे में मैंने स्टोमेटा में भी बताया था, जो वीडियो की बात मैं कर रही थी, फर्स्ट वीडियो जो इस पे बनी है। लीव्स, हमारा स्टोमेटा कैसे होता है? लीफ का सरफेस है, ये मैं ओपन स्टोमेटा बना रही हूँ। ये हमारे हो गए क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे हो गए गार्ड सेल्स, ये हमारा हो गया स्टोमेटल ओपनिंग। जब हम लीव्स की बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, किसके कारण? स्टोमेटा के कारण। स्टोमेटा खुलेगा तो जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन आएगा। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। स्टोमेटा का मैंने 2 यूज़ भी बताया था। एक हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा हमारा हो जाएगा वाटर लॉस। जब तक जितना इसको गैस चाहिए तब तक ये खुला रहेगा, क्योंकि खुले रहने से वाटर का लॉस भी होता है। जब जितना इसको गैस चाहिए तब तक खुला रहेगा, जितना गैस की पूर्ति हो गई स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्टोमेटा का। इसके बाद पढ़ेंगे नेट अमाउंट ऑफ गैसेस।
फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस किस कारण होता है? सनलाइट के कारण होता है। सनलाइट इसको आगे मोटिवेट करता है, एक तरीके से क्या है कि आगे तुम अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू करो। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जस्ट उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा सिर्फ होता है डे टाइम में। क्यों? क्योंकि उसको एक एनर्जी चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने में, या कहे अपनी ये प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो वो एनर्जी दिन में इसको सन से मिलती है, रात में कोई एनर्जी नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होती है, नाइट में ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, हमेशा डे टाइम में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डे टाइम में भी होगा, नाइट टाइम में भी होगा। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस से हमको मिलता है C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस्ड नहीं है, बस मैंने इसका प्रोडक्ट लिखा कि क्या मिला हमें। तो इसने जो ऑक्सीजन बनाया, हम सुनते कि प्लांट ऑक्सीजन हमको देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन दिन में देते हैं, रात में नहीं देते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिल गया, ऐसा नहीं है कि सब कुछ दे ही दिया, थोड़ा खुद के लिए भी रखा इसने। थोड़ा ऑक्सीजन इसने खुद के लिए रखा और फिर जो बचा खुचा ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में दे दिया, जो फिर इन दोनों में होगा तो फिर रेस्पिरेशन की आगे प्रोसेस होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन दिन में भी होता है, रात में भी होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है क्योंकि उसको वो एनर्जी रात में नहीं मिलती जिससे वो आगे कंटिन्यू होते रहे। ठीक है, हमें ऑक्सीजन मिला, थोड़ा अपने लिए रखा इसने, थोड़ा मोस्टली इन्वायरमेंट में दे दिया, थोड़ा अपने लिए रखा। लेकिन रात में उसके पास तो कोई एनर्जी है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस वो करेगा नहीं। फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं तो वो ऑक्सीजन भी नहीं बनाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो सिर्फ वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा। टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय इन्वायरमेंट ओनली एट नाइट। ठीक है, सुबह सुबह तो इसने ऑक्सीजन दे दी थी, दिन में ऑक्सीजन इसने दे दी थी, थोड़ा अपने पास रखा, इन्वायरमेंट में दे दी। लेकिन रात में जब इसके पास ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा, इसके पास ऑक्सीजन बन नहीं रही बाय प्रोडक्ट में, तो लेकिन रेस्पिरेशन तो इसको करना है ना, दिन रात दोनों होगा, तो वो अब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देगा इन्वायरमेंट में रात में। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के पास नहीं जाते, क्योंकि आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और कुछ मात्रा में ये अपने पास रखते हैं, और फिर जो बचा खुचा है वो इन्वायरमेंट में दे देते हैं। लेकिन रात में ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमको रात में नहीं जाने दिया जाता है पेड़ों के पास। ठीक है, तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, क्या होता है एरोबिक एनारोबिक, फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, फिर हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। एनिमल्स के रेस्पिरेशन से और प्लांट रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से अलग होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग होता है। डिफरेंस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने पढ़ा रूट, स्टेम्स और लीव्स से जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। तो यहीं पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक इट।